वेक्टर क्वांटिटी एंड अब देखो, स्केलर लास्ट क्वांटिटी। क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, और वहां पे हमने क्या बोला था, फिजिकल क्वांटिटीज की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? To understand and define laws of nature. हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या थे? मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। म्यूट कर अपना माइक। अब देखो, वहां पे हमने क्या बोला था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसके एग्जांपल लिए थे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, मास। ये सभी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज थी। और फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम नेचर्स के लॉ को क्या करते हैं, डिफाइन या फिर एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, वहां पे मैंने क्या बोला था, फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो था वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो एक को वहां पे हमने स्केलर बोला था, और दूसरे को वहां पे हमने क्या बोला था? वेक्टर। अब तुम लोग बोलो, तब अब तुम लोग डिफरेंस बताओ जरा। अच्छा, सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन बोलो। Scalar quantity has magnitude and follow normal arithmetic. हाँ, स्केलर क्वांटिटीज को हमने क्या डिफाइन किया था? स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली एंड देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सिंपल अर्थमेटिक। और सिंपल अर्थमेटिक क्या थी? 5 + 3 8 है, 6 - 2 क्या है? 4 है। Yes. देखो, यही था कि नहीं था वहां पे? यही था सर। अच्छा, फिर वहां पे हमने दूसरा डिफाइन किया था वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमने क्या बोला था? वेक्टर क्वांटिटीज को क्या डिफाइन किया था? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड दे फॉलो the laws of vectors for arithmetic operation. अच्छा, वेक्टर्स के लॉस का मतलब क्या था? एक एग्जांपल क्या लिया था मैंने वहां पे कि अगर मान लो कभी हम 3 + 4 करते हैं तो वैसे सिंपल अर्थमेटिक में क्या आता है? हमेशा 7 आता है। लेकिन वेक्टर के केस में हो सकता है कि 3 + 4 क्या दे दे? 2 दे दे। 3 और 4 को ऐड करने पे 5 मिल जाए, 3 और 4 को ऐड करने पे 6 मिल जाए, और 3 और 4 को ऐड करने पे 7 मिल जाए। तो वेक्टर्स में बहुत सारे रिजल्ट आ सकते हैं जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब कहां से कहां तक आएंगे वो आगे हम बात करेंगे आज। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज थी इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक स्केलर थी, दूसरी वेक्टर थी। और वेक्टर में ही मैंने क्या बोला था कि अभी हम 7th 8th क्लास में देख रहे हैं, तो हमें सिंपली केवल क्या ध्यान रखना है कि वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड होगा और साथ में क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। अच्छा, और इसका मैंने जो सबसे सिंपल एग्जांपल लिया था वो क्या लिया था कि अगर ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर अगर हम किसी ब्लॉक को लाके छोड़ते हैं, ग्राउंड के ऊपर किसी ब्लॉक या पार्टिकल को लाके छोड़ते हैं, तो बताओ पार्टिकल कहां जाता है? पार्टिकल नीचे की ओर जाता है कि नहीं जाता है? जाता है सर। जाता है। पार्टिकल अगर पार्टिकल नीचे की ओर जा रहा है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि अर्थ क्या कर रही है? अर्थ इस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है। और ध्यान ना, अर्थ किसी पार्टिकल के ऊपर या अर्थ किसी बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है उसी को हम वेट भी बोलते हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि वेट क्या है, तो वेट का मतलब क्या है? अर्थ ने किसी बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई किया वही उस बॉडी का क्या होता है? वेट होता है। अच्छा बताओ, वेट का डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। देखो, वेट क्या है? वेट एक तरह का फोर्स है, और फोर्स का हमेशा डायरेक्शन होता है। तो फोर्स का अगर डायरेक्शन होगा तो हमने क्या बोला था कि जो भी फोर्स है उसका डायरेक्शन है। तो हमने बोला था कि फोर्स हमारी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। अच्छा, और मैंने कुछ एग्जांपल लिए थे कि नहीं लिए थे वेक्टर क्वांटिटीज के? यस। बोलो, अच्छा कुछ एग्जांपल बोलो यार जो तुम लोग को याद है। एक तो मैंने बोला फोर्स, इसका डायरेक्शन होता है।
दूसरा Momentum, क्या था? वेलोसिटी, velocity, displacement, velocity, momentum, acceleration, हाँ, डिस्प्लेसमेंट। acceleration, अभी जनरली तुम लोगों को यही टर्म होगी वहां पे, फोर्स होगी, वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो इन सबके डायरेक्शन होते हैं। तो अभी हमें केवल ध्यान रखना है कि ये क्वांटिटीज मेरी क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, और वेक्टर क्वांटिटीज को हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? clear है sir, अच्छा, फिर लास्ट क्लास में हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके लिखवाए थे। एक तो लिखवाया था कि कहीं पे भी तुम एरो ड्रॉ कर दो। जब भी हम एरो ड्रॉ करते हैं तो बताओ ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं? है सर, है sir, इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था टेल, tail, और इसको हमने क्या बोला था? Head. head, हेड। head, अच्छा, अब टेल क्या बताता है? टेल बताता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। magnitude, magnitude, अच्छा, याद है कि नहीं याद है ये चीज इतनी, कि टेल का मतलब याद होता है है। पूरी लाइन की लेंथ। तो जो भी हम लाइन खींचेंगे उसकी लेंथ क्या बताएगी? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड। और हेड क्या पॉइंट करता है? हेड पॉइंट करता है उसके डायरेक्शन को। direction, याद है कि नहीं याद है इतनी चीज? याद है सर। yes, अच्छा, अब देखो, दूसरा जो तरीका बताया था वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, वो क्या था? वहां मैंने था कोई सा भी अल्फाबेट लो, मतलब उसके ऊपर एरो लगा। कोई भी हम अल्फाबेट लेंगे, उसके ऊपर एरो लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। याद है कि नहीं याद इतना? याद है। अच्छा, अगर हम सिंपली केवल अल्फाबेट लिखेंगे तो वो क्या बताता है? वो बताता है उस वेक्टर का magnitude, मैग्नीट्यूड। अच्छा, दूसरा जो तरीका था वेक्टर को लिखने का, वो क्या लिखवाया था मैंने वहां पे? मैंने बोला था किसी भी वेक्टर को हम लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? साथ में मल्टीप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। बताओ, यही फॉर्मूला था कि नहीं था? किसी भी वेक्टर को हम लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में हम क्या बताएंगे? साथ में बताएंगे मल्टीप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और वहां पे याद होंगे 3 यूनिट वेक्टर लिखवाए थे मैंने। एक था वहां पे आई कैप, दूसरा क्या था? J cap, जे कैप, और तीसरा K cap. K cap, अच्छा, आई कैप जो रहता है वो किसको पॉइंट आउट करता है? वो पॉइंट आउट करता है पॉजिटिव एक्स, positive charge, Positive X. जे Positive Y. पॉजिटिव वाई को, और के कैप positive Z, पॉजिटिव जेड। अच्छा, अब एक एग्जांपल लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वहां पे। देखो तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है? मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक पे हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। अब देखो, जब मैंने सिंपली एफ लिखा तो वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है उसका मैग्नीट्यूड। यानी ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 20 न्यूटन है। 20 Newton, देखो इतना है कि नहीं है? Yes. Yes, sir. अच्छा, अब ये बताओ, डायग्राम देख के हमें क्या पता चल रहा है? डायग्राम देख के हमें पता चल रहा है कि ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर. Axis. Negative Y axis. negative Z, Negative Y axis. Negative देखो, Y जनरली axis. हमने Negative क्या Y डिफाइन किया axis. था? इसको एक्स एक्सिस बोला था। बताओ ये फोर्स कहाँ लग रहा है? नेगेटिव वाई के अलोंग लग रहा है, नहीं लग रहा है? Negative Y. Yes. negative Y के अलावा अगर इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम फोर्स को लिखेंगे एफ वेक्टर, और उसको क्या लिखेंगे? उसका मैग्नीट्यूड, 20. और साथ में क्या मल्टीप्लाई करें? उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो जो भी फोर्स रहेगा, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -20 जे कैप। देखो इतना सबको याद है कि नहीं याद है? याद है याद है, sir. और मैंने क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी तुम लोगों को,
तो तुम लोगों ने एक बार फिर से उसको रिवाइज किया था कि नहीं रिवाइज किया था? किया था। हाँ, देखो अभी तुम लोग देखो तुम लोगों की जो साइंस की बुक होगी ना, उसमें अभी इतना डीप में नहीं दिया है। उसमें क्या लो वर्ड यूज कर देगा, होता है कुछ कुछ बोर्ड में तो बोलता ही नहीं है कि वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है। जैसे तुम सीबीएसई बोर्ड में जाओगे तो सीबीएसई बोर्ड में बोलता ही नहीं कि वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है 7th 8th में। लेकिन अगर तुम आईसीएससी की बुक खोलोगे तो उसमें देगा कि क्वांटिटीज वेक्टर भी होती हैं, क्वांटिटी स्केलर भी होती है, लेकिन छोटा सा बोल के छोड़ देता है। लेकिन हमें थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है। तो इतना सबको क्लियर में क्लियर हुआ? हुआ। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यही था कि नहीं था वहां पे? अच्छा, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स के लॉस की। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्टर्स के लॉस की। अब देखो जो वेक्टर्स के लॉज होते हैं वो लॉज ऑफ एडिशन भी होते हैं, लॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन भी होते हैं, लॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी होते हैं। यानी वेक्टर के 3 लॉ हैं। एक तो वो लॉ है जिसके थ्रू हम वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। दूसरा लॉ वो है जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। और तीसरा क्या है? तीसरा जो है वो है वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करना है। इतना सबको क्लियर हो? क्लियर हो? क्लियर हुआ सर। अच्छा, अब सबसे पहले एक टर्म देखो जरा, और सबसे पहली जो टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं वहां पे, वो डिफाइन कर रहे हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। लिखो वहां पे, हेडिंग डालो वहां पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब जैसे देखो मेरे पास यहां पे एक वेक्टर है और यहां पे एक और वेक्टर है। हमने 2 वेक्टर शो किए। एक मैंने शो किया है यहां पे, मान लो वेक्टर ए, और ये हो गया हमारा वेक्टर बी। देखो हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों वेक्टर को हमने ग्राफ पे क्या किया है, ड्रॉ किया है। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया सर। समझ में आया। देखो हमारे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरे वेक्टर बी है। उसको हमने ग्राफ पेपर पे क्या किया, ड्रॉ किया इस तरह से। अब अगर कोई तुमसे पूछता है कि इन वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, अच्छा सबने एंगल वर्ड सुना है कि नहीं सुना है? यस। सुना है सर। यस। कोई ऐसा है क्या जिसने एंगल वर्ड नहीं सुना है? हैं? अबे सुना है कि नहीं सुना एंगल वर्ड सबने? सुना है सर। सुना है ना? अच्छा, एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल को इस तरह का सिंबल लेते हैं, नहीं लेते हैं, थीटा। एंगल जो रहता है उसको जनरली जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं थीटा। अच्छा, एंगल तुम लोगों ने कैलकुलेट किए कि नहीं कैलकुलेट करे हैं अभी तक 2 लाइंस के बीच में प्रोटेक्टर से? यस। यस। सबने किए होंगे ना। कई बार ऐसा होता है कि 2 लाइंस दी होती हैं, प्रोटेक्टर के थ्रू हम दोनों के बीच का क्या करते हैं, एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास क्या है, 2 वेक्टर्स हैं, अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं और उनके बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को मूव कराएंगे। या तो हम दोनों वेक्टर को मूव कराएंगे या किसी एक वेक्टर को मूव कराएंगे। अच्छा अब ये बताओ मुझे, अगर मैंने एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया, बताओ इस वेक्टर की कुछ लेंथ है कि नहीं है सर। है। इसका कुछ डायरेक्शन भी है कि नहीं है? है सर। है।
देखो ये चीज हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और हर वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होता है। ये ध्यान रखना है, हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, हर वेक्टर का डायरेक्शन भी होता है। अब बताओ मेरे को, डायरेक्शन। अगर मैं इसी वेक्टर को अब ऐसे ड्रॉ कर दूं, देखो दोनों की लाइन की लेंथ सेम है, तो यहां पे तुम क्या बोलोगे, यहां पे अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें और यहां पे अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मान लो हमने स्केल पे दो जो लाइन ड्रॉ करी है, दोनों लाइन की लेंथ सेम है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो गया कि नहीं सेम हो गया, अगर लाइन की लेंथ सेम है तो? यस सर। यस। जो मैंने दोनों लाइन ड्रॉ करी उसकी लेंथ को मैंने सेम रखा, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। यस सर बोल सकते हैं। लेकिन बताओ दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है क्या? नो सर। नो। नहीं। No, sir. तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर किसी भी वेक्टर को हम टर्न कर देंगे तो वो वेक्टर दूसरा हो जाएगा, वो वेक्टर सेम नहीं रहेगा। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे ये दोनों वेक्टर वहां पे क्या है, डिफरेंट हो गए। अच्छा क्यों डिफरेंट हो गए? कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अलग अलग। बोलो इसमें अगर किसी को डाउट हो तो मैं फिर से क्लियर करूं ये चीज। मैंने क्या बोला है, किसी भी वेक्टर को कभी अगर हम रोटेट कर देंगे तो वो एक दूसरा वेक्टर बन जाएगा। क्यों दूसरा वेक्टर बन जाएगा? क्योंकि उसका डायरेक्शन वहां पे क्या हो गया है, चेंज हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया। यस सर। अच्छा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूं कि एंगल का यूज क्या है। अब मैंने यहां पे क्या बोला है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, दोनों वेक्टर को हम मूव कराएंगे। कब तक मूव कराएंगे? जब तक कि दोनों के टेल टू टेल कोइंसाइड नहीं करते। तो वेक्टर बी को इस तरह से नीचे लेके आओ और वेक्टर ए को इस तरह से पीछे लेके आओ। तो जो डॉटेड लाइन है वो क्या बता रही है, बता रही है कि उस डायरेक्शन में हमने वेक्टर बी को पकड़ के खींचा है। अच्छा तो वेक्टर बी को अगर इस तरह पकड़ के खींचोगे तो डायरेक्शन चेंज होगा क्या? यस। नो नो नो। तो डायरेक्शन कहाँ चेंज हुआ? बी का डायरेक्शन तो अभी भी यही है। नो नो। बताओ ए का डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नो सर। नो। नहीं। नो चेंज इन डायरेक्शन। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना है, जब भी कोई तुमसे अगर पूछता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों वेक्टर्स को मूव कराएंगे या किसी एक वेक्टर को मूव कराएंगे। कंडीशन क्या है, कब तक मूव कराना है? हमें मूव कराना है जब तक दोनों वेक्टर के टेल टू टेल मीट नहीं करते। बताओ यहां पे दोनों वेक्टर्स के टेल टू टेल मीट कर गए कि नहीं मीट कर गए? यहां पे कर गए सर। अब ध्यान रखना, जब दो वेक्टर्स के टेल टू टेल मीट करते हैं तो उस टाइम पे जो स्मॉलर एंगल होता है उसी को हम थीटा बोलते हैं। तो यही हमारा वहां पे क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। ध्यान, दो एंगल बन रहा है, एक एंगल छोटा वाला बन रहा है और एक एंगल ये बड़ा वाला बन रहा है। बताओ ये भी एंगल है कि नहीं दो लाइन के बीच का? यस सर। हमें कौन सा एंगल कंसिडर करना है? हमें कंसिडर करना है स्मॉलर एंगल। बताओ इतना सबको क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? हुआ। यस सर। अच्छा, अब यही प्रॉपर्टी यूज करो जरा। चलो, अब एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है मेरा, फिर से हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए
दूसरा वेक्टर बी। अच्छा अब देख के बताओ, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है तो क्या बोलोगे? 90 डिग्री। 90 degree. अच्छा, हम किसको मूव करा दें? बी को मूव करा दें केवल नीचे की ओर इस तरह से? यस सर। यस सर। बताओ दोनों के टेल टू टेल मीट कर गए कि नहीं मीट कर गए? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा दो एंगल बन रहे हैं, स्मॉलर एंगल हमें देखना है तो हम बोलेंगे जो स्मॉलर एंगल है वो थीटा है और यहां पे दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अच्छा सबने डेफिनेशन पढ़ी है एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल? यस Yes. सर। Yes. यस सर। यस सर। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एंगल लेस देन 90 90 डिग्री। degree. Less than 90 degree. Less than 90. अच्छा और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? Angle more than 90 More than 90, but More than less 90. 90. अच्छा जो फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें बताओ एंगल लेस देन 90 था कि नहीं था? यस सर। हाँ. अच्छा मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूं। दो वेक्टर्स हैं फिर से हमारे पास, एक है ए दूसरा है बी। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर्स है ए दूसरा वहां पे क्या है बी। अच्छा अब बताओ, अब मुझे अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो फिर से डायग्राम में देखो अप्रोक्सीमेटली हम बी को ऐसा मूव करा सकते हैं नहीं मूव करा सकते हैं? मूव करा सकते हैं सर. करा सकते हैं। मैंने क्या बोला है, कंडीशन क्या है? जब भी हम वेक्टर को मूव कराएंगे उसका हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। अगर कोई वेक्टर ऐसा है तो हम उसको ऐसे ही या तो पीछे लेके जाएंगे या ऐसे आगे लेके जाएंगे। अगर कोई वेक्टर ऐसा हॉरिजॉन्टल है और उसको हमने ऐसे कर दिया तो एक वो नया वेक्टर बन गया कि उसका मैग्नीट्यूड भले ही सेम है लेकिन उसका डायरेक्शन वहां पे क्या हो गया, चेंज हो गया। अब बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच में ये एंगल स्मॉलर है कि नहीं? यस सर। अच्छा अब ये ऑब्ट्यूज एंगल है कि नहीं? यस सर। Sir. थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90। 90। अच्छा अब एक वेक्टर ऐसा है दूसरा वेक्टर भी ऐसा है। बताओ दोनों का डायरेक्शन क्या है? दोनों का डायरेक्शन सेम या डिफरेंट है? डिफरेंट। डिफरेंट क्यों? डायरेक्शन दोनों ही तो पॉजिटिव एक्सिस को Same. पॉइंट आउट कर रहे हैं। Sir, same. मैग्नीट्यूड देखो, लाइन की लेंथ अलग ड्रॉ करिए तो मैग्नीट्यूड अलग है लेकिन डायरेक्शन तो सेम है कि नहीं सेम है? सेम। यस सर। यस सेम है सर। अब यहां पे हम क्या बोलते हैं, अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो हम बोलते हैं एंगल यहां पे 0 डिग्री। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में जैसे एंगल बना रहे तो मैग्नीट्यूड तो इफेक्ट कर रहा है, मतलब लेंथ तो इंक्रीज हो रही है ना, तो उस नहीं 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 नहीं, ना ना ना, लेंथ नहीं चेंज करना है अपने को। तुम समझे नहीं फिर? जैसे देखो ये पेन है मेरा, हाँ, मान लो ये वेक्टर है। अब बताओ इसकी कुछ लेंथ है कि नहीं है? है। अब मैं अगर इस पेन को ऐसे ऊपर उठा के ले जाऊं, बताओ क्या चीज चेंज हुई? मैग्नीट्यूड। कैसे मैग्नीट्यूड चेंज हो गया? ये पेन को मैं जब ऊपर लेके गया तो पेन की लेंथ चेंज हुई क्या? नहीं। ये ध्यान है ना, हम वेक्टर को खींच नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं हमने पकड़ के खींच दिया है, हम क्या कर रहे हैं केवल उसको सिंपली मूव करा रहे हैं। तो जैसे ये अगर पेन यहां पे रखा है, ये एक वेक्टर है, अब मैं इसको ऐसे ऊपर लेके चले जाऊं तो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ। लेकिन अगर कोई वेक्टर ऐसे रखा हुआ है और अब मैं उसको ऐसे लेके चले जाऊं तो क्या होगा? Direction change होगा। डायरेक्शन चेंज हो गया तो हम बोलेंगे वेक्टर भी चेंज हो गया। क्लियर हुआ इतना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हम वेक्टर खींच नहीं रहे हैं, हम केवल सिंपली वेक्टर क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। इतना क्लियर क्लियर सबको? यस सर।
चलो अच्छा, जो हमारे पास ए और बी वेक्टर थे उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है कि नहीं? अभी जो लास्ट डायग्राम ड्रॉ किया मैंने। यस चलो सर। अब तुम लोग देख के बताओ जरा फिर से। फिर से मैंने दो वेक्टर ड्रॉ किए, एक को मैंने बोला ए, दूसरे को बोला मैंने बी। अच्छा अब तुम बताओ, अब मुझे अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? दोनों के टेल टू टेल को मीट कराएंगे। अब कैसे टेल टू टेल को मीट कराएं? तो पहले हम बी को ऐसे पीछे लेके आए, ला सकते हैं, ला सकते बी को ऐसे पीछे ला सकते हैं, ला सकते हैं। उसके देखो वेक्टर बी को हम ऐसे पीछे लेके गए, उसके बाद नीचे लेके आ गए, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज किया ना ही मैंने क्या चेंज किया, डायरेक्शन। बताओ ये अभी भी वेक्टर बी ही कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अच्छा अब बताओ, इन दोनों वेक्टर्स के जब टेल टू टेल मीट कर रहे हैं तो बताओ एंगल कितना है? ये एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री। इतना सबने पढ़ा है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। यस सर। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं पढ़ा है एंगल? अच्छा 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? राइट एंगल। 90 डिग्री का मतलब है कि जो दोनों लाइंस हैं वो आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। Yes. अच्छा अब इस डायग्राम को देख के बताना तुम लोग जरा। एक वेक्टर मेरा ऐसा है, दो वेक्टर है हमारे पास, फिर से एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है। बताओ हमें क्या करना है, दोनों के क्या चीज मीट कराने हैं? टेल। टेल टू टेल। अब बताओ किसको हम नीचे लेके आए? वेक्टर बी। बी वेक्टर को अप्रोक्सीमेटली हम ऐसे नीचे लेके आ जाएंगे कि नहीं लेके आ जाएंगे? यस सर। अब अगले स्टेप में वेक्टर बी को हम मूव करा के यहां पे लेके आ गए, ना तो मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया ना ही मैंने डायरेक्शन चेंज किया। अब बताओ कौन सा एंगल स्मॉलर है, कौन सा एंगल हमें छोटा दिखेगा? 0 डिग्री। अभी यहां पे जब टेल टू टेल मीट कर गया तो कौन सा एंगल स्मॉलर है? बताओ ये एंगल अब छोटा है कि नहीं है? छोटा है। अभी तक हमें एंगल हम ऐसे मेजर कर रहे थे, नहीं मेजर कर रहे थे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज? Yes. यस। हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल बड़ा होगा कि नहीं होगा? यस सर। एंगल बड़ा होगा बड़ा होगा। क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें एंगल कैसा मिलेगा? छोटा। छोटा। तो जो छोटा एंगल होता है वही वहां पे थीटा होता है। बताओ इतना सबको डायग्राम क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है। क्लियर। क्योंकि देखो ये प्रॉपर्टी हम यूज करने जाएंगे आगे। अच्छा हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि जब भी हम दो वेक्टर्स की बात करेंगे उनके बीच का जो एंगल रहेगा वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक हो सकता है। हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ही होगा। 180 से कभी ज्यादा हो पाएगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। नहीं ना, ये देखो ये वेक्टर था, नहीं। दूसरा वेक्टर ये था। अभी ये एंगल स्मॉलर है कि नहीं? यस सर। हाँ अभी सर। ये एंगल स्मॉलर है कि नहीं है? Yes. अब वेक्टर को मैं यहां लेके गया
तो फिर उस केस में ये एंगल स्मॉलर हो जाएगा। फिर वेक्टर को जैसे ही मैं यहां लेके आऊंगा तो अब उस केस में स्मॉलर एंगल ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो तो जाएगा ये, सर। तो ये ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर लो। क्या लिखना है पॉइंट्स? इन सब डायग्राम के नीचे लिखो वहां पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेरीज फ्रॉम, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। इसके Repeat अलावा please, कोई sir. पॉसिबिलिटीज नहीं है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। Sir, note it down. दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होंगे वो 0 से लेके 180 तक कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा 0 डिग्री होगा, हमेशा 180 होगा। एंगल जो है वो 0 से 180 तक कुछ भी पॉसिबल है। लिखा है इतना? लिख लिया सर। यस। अच्छा, अब तुम लोगों ने एंगल बहुत ज्यादा डिटेल में तो पढ़ा नहीं है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं, वहां पे हेडिंग डालो, लॉज ऑफ एडिशन। नोट डाउन कर लिया ना इतना सबने? हाँ सर, कर लिया। रब करो इतना। हाँ सर। अब देखो, हम लोग बात कर रहे हैं लॉज ऑफ एडिशन की। हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना मॉड्यूल में दिया है और जितने जितने नॉलेज की अभी हमें जरूरत है। अब देखो, हमें कब, देखो लॉज ऑफ एडिशन के थ्रू हम करने क्या जा रहे हैं? लॉज ऑफ एडिशन के थ्रू हम वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं। जो लॉज ऑफ एडिशन है उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? अभी 7th 8th में देखोगे तो हमें केवल वेक्टर्स को ऐड करना सीखना है, ना तो अभी हमें मल्टीप्लीकेशन से मतलब है, ना ही हमें सब्ट्रैक्शन से मतलब है। अब देखो, जो लॉज ऑफ एडिशन होते हैं उसके थ्रू हम वेक्टर्स को केवल क्या करते हैं? ऐड कर पाते हैं। अच्छा, हमें कब मालूम चलेगा कि वेक्टर को ऐड करना? मे बी व्हेन डायरेक्शन इज गिवन। मे बी जब नहीं, हमें कैसे मालूम चलेगा कि वेक्टर को ऐड करना? मैंने ये क्वेश्चन पूछा। देखो वहां when there will be two vector. नहीं, लैंग्वेज हम पकड़ेंगे, हम क्वेश्चन में लैंग्वेज पकड़ेंगे। क्या लैंग्वेज? मैग्नीट्यूड इज गिवन। नहीं, लिखो वहां पे, हमें कब मालूम चलेगा कि वेक्टर को ऐड करना है? तो कई बार क्वेश्चन में बोलता है फाइंड आउट, वर्ड यूज करता है। क्या वर्ड यूज करता है? फाइंड आउट द टोटल फोर्स एक्टिंग ओवर अ बॉडी। कई बार ऐसा वर्ड यूज करेगा कि फाइंड आउट द टोटल फोर्स एक्टिंग ओवर अ बॉडी। बताओ, कई बार ऐसा हम वर्ड यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं, कि किसी बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो जब भी वर्ड यूज करेगा टोटल, तो इसका मतलब है वेक्टर को ऐड करना। या फिर कई बार ऐसा पूछता है, ऐसा वर्ड यूज करता है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। कई बार इस तरह का वर्ड यूज किया जाता है। और कोई जरूरी नहीं फोर्स, रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ लेगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पूछ लेगा, रिजल्टेंट मोमेंटम पूछ लेगा। या फिर कई बार सिंपली वर्ड यूज करता है फाइंड आउट द सम ऑफ द फोर्स। तो जब भी फिजिक्स में इस तरह की टर्म यूज की जाएगी, टोटल, रिजल्टेंट या सम, तो इसका मतलब है वेक्टर को हमें क्या करना है? ऐड करना है। क्लियर इतना? Yes sir. यस सर।
मैंने क्या बोला, हमें कैसे मालूम चलेगा कि वेक्टर को ऐड करना है? तो क्वेश्चन में कई बार तुमसे पूछेगा टोटल फोर्स कैलकुलेट करो, रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करो, या सम ऑफ द फोर्सेस कैलकुलेट करो। तो इसका मतलब है वेक्टर को हमें ऐड करना है। अच्छा, अब जब भी हम वेक्टर को ऐड करने जाते हैं तो रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है? तो जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं, रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है? रिजल्ट एक तो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर पे, और अभी तुम लोगों को 7th 8th में केवल दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखना है। जब हम 11th 12th में जाते हैं तो वहां पे मोर देन 2 वेक्टर्स की बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला है, जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं तो हमें रिजल्ट किस पर डिपेंड करेगा? रिजल्ट डिपेंड करेगा एक तो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पे, और दूसरा रिजल्ट डिपेंड करता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बोलो, इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला? सर क्या देखो, मैंने क्या बोला है कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं, जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा? रिजल्ट डिपेंड करेगा दोनों के मैग्नीट्यूड पे, और दूसरा डिपेंड करेगा उनके बीच के एंगल पे। अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम वेक्टर को ऐड कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या? और दोनों के बीच का एंगल। अब देखो, अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इन वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है। जैसे ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है कि एक वेक्टर यहां पे ए हो, दूसरा वेक्टर यहां पे बी हो, और इनके बीच का एंगल वहां पे क्या हो? थीटा। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है। अब ये फॉर्मूले के डेरिवेशन से मतलब नहीं है, केवल इस फॉर्मूले को नोट डाउन करो और इस फॉर्मूले को यूज भी नहीं करना। बस हमें केवल समझना इतना है कि जब भी इन दोनों वेक्टर्स ए और बी को ऐड करते हैं, जब हम दो वेक्टर्स ए और बी को ऐड करते हैं तो सी जो रहता है, देखो जब दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? रिजल्ट भी एक वेक्टर निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? यस सर। ये देखो, फोर्स के साथ फोर्स को ऐड करोगे तो रिजल्ट फोर्स ही आएगा कि नहीं आएगा? यस यस सर। जैसे देखो, मान लो 3 न्यूटन का फोर्स है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूटन इसकी यूनिट होती है। मान लो 3 न्यूटन का फोर्स है, इसको हम 4 न्यूटन के साथ ऐड करेंगे, मान लो रिजल्ट 5 न्यूटन आ गया। तो फोर्स को जब हम फोर्स के साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट फोर्स ही आता है कि नहीं आता है? यस सर। आते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट वेक्टर ही निकल के आएगा। अब मैंने क्या बोला है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और इनको ऐड करना है, तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नया वेक्टर आता है सी, और सी को हम क्या बोलते हैं? सी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों को ऐड करेंगे तो निकल के क्या आएगा? निकल के आएगा एक रिजल्टेंट वेक्टर सी। अब ये जो वेक्टर सी होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तुम्हें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी,
लेकिन ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं उसको समझो तुम लोग। सी क्या है? सी तुम्हारा वहां पे रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब मेरा आंसर है। ए क्या है? ए क्या है? ए है मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड है? वेक्टर ए का। वेक्टर ए का। बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर और बी थीटा क्या है? एंगल है उन दोनों के बीच में। थीटा वहां पे क्या है? थीटा उनके बीच का एंगल है। और ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? ये देखो, फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं करना, बस केवल इस फॉर्मूले को देखकर इतना समझना है कि जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, और साथ में डिपेंड कर रहा है उनके बीच के एंगल पे। और यही चीज मैंने यहां पे लिखवाई है। मैंने क्या बोला है? अभी तुम्हें फॉर्मूले को याद नहीं करना, बस इस फॉर्मूले से हमें केवल इतना समझना है। क्या समझना है इस फॉर्मूले से? कि जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे, हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो आंसर या रिजल्ट होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, और साथ में डिपेंड करेगा उनके बीच के एंगल। कुछ नहीं तो पहले इतना ध्यान रखना कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं, रिजल्ट हमारा थीटा पे डिपेंड करेगा। क्लियर हो? इतना क्लियर? इतना यस सर। क्लियर हुआ सर। अब रिजल्ट लिख लो। रिजल्ट क्या लिखना है वहां पे? जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं, उनके बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला a प्लस बी होता है। अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा। अगर दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो जो भी आंसर आएगा या जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ध्यान है, ये कुछ कॉमन रिजल्ट लिख रहा हूं मैं। अब स्क्वायर रूट क्या होते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। जब हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की, कि स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। मैंने कुछ कॉमन रिजल्ट लिखे हैं। अच्छा, अब अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो जो भी रिजल्टेंट रहता है वो a माइनस बी होता है। a माइनस बी भी होता है या फिर b माइनस ए भी होता है। जो भी बड़ी क्वांटिटी होगी इसमें छोटे को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और मैंने क्या बोला है? कोई जरूरी नहीं कि एंगल 0, 90, 180 होगा, एंगल कुछ भी हो सकता है। दो वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री हो सकता है, दो वेक्टर के बीच में एंगल 45 डिग्री हो सकता है, वो अलग अलग केस होते हैं। लेकिन अभी जब हम 7th 8th क्लास की बात करते हैं तो वहां पे हमें ये तीनों रिजल्ट याद होने चाहिए। अब ये रिजल्ट कहां से आता है वो हम 11th में देखेंगे या 10th क्लास में देखते हैं। हाँ बोलो सर। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का थीटा एक्यूट या ऑब्ट्यूस है तो तब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? यही फॉर्मूला यूज होता है, एंगल कुछ भी हो। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है उसका डेरिवेशन हम लोग क्लास 10th में देखते हैं। अभी केवल तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो हमें थीटा मालूम होना चाहिए, बस। अभी तुम बहुत डिटेल में मत जाओ, तुम्हें केवल इतना सी चीज याद नहीं। या कोई तुमसे बोल रहा है कि दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो हम उस बंदे से पूछेंगे कि एंगल क्या है। अगर एंगल नहीं मालूम है तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे।
और ध्यान है, जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, एंगल जब 0 डिग्री होता है, ये भी लिख लो वहां पे, जब एंगल 0 डिग्री होता है तो उस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो मैक्सिमम आता है। और जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है तो जो रिजल्टेंट आता है वो मिनिमम आता है। अच्छा, लेफ्ट साइड का लिख लिया क्या तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं लेफ्ट साइड का रब कर रहा हूं कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखो, याद करो, पहला जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में मैंने तुमसे पूछा था वहां पे कि हमारे पास ग्राउंड था, ग्राउंड पे एक ब्लॉक था, ब्लॉक के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया था 4 न्यूटन का, दूसरा फोर्स अप्लाई किया था मैंने वहां पे कितने का? 3 न्यूटन का। वीडियो लेक्चर में भी था ये चीज कि ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक पे हम दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के। अब मुझसे अगर कोई पूछता है कि ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, बताओ, टोटल का मतलब रिजल्टेंट है कि नहीं? यस Yes, sir. यानी हमें वेक्टर को क्या करना है? ऐड ऐड करना है। अब बताओ, वेक्टर के बीच में तुम्हें एंगल गिवन है क्या? उसकी मैंने कुछ No. वैल्यू बोली है क्या कि 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, कुछ बोली है क्या? No. नहीं। इसका No, मतलब है कि no, इसका no. मतलब है कि यहाँ पे एंगल कहां से कहां वेरी कर सकता है? यहाँ पे एंगल वेरी कर सकता है 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। 180 डिग्री। भाई क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि एंगल 0 से लेके 180 तक कुछ भी हो सकता है। अच्छा बताओ, अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो आंसर मेरा क्या होगा? 7 Newton. तो एफ आर हो गया मेरा रिजल्टेंट फोर्स। एफ आर का मतलब हो गया रिजल्टेंट फोर्स। अब तुम बोलोगे जो भी रिजल्टेंट फोर्स आएगा अगर एंगल 0 डिग्री है तो वो हो जाएगा 7 न्यूटन। अगर एंगल तुम्हारा वहां पे 180 डिग्री होता तो 180 ही रहता। फर्स्ट केस में मैंने एंगल माना है 0 डिग्री। अगर एंगल 180 होगा तो रिजल्टेंट फोर्स मेरा क्या हो जाएगा? बड़े में से छोटे को Newton. सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 Newton. देखो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हमारा आंसर क्या होगा? यहां पे आंसर होगा कि जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो 1 न्यूटन से लेके 7 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है इसके बीच में। समझ में? यहां पे अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना बन रहा है तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है कि इस केस में टोटल फोर्स 1 न्यूटन से लेके 7 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है। क्यों कुछ भी हो सकता है? क्योंकि हमें एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। समझ में इतना आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, अब ध्यान, आप 1 से 7 के बीच में 4 भी आता है, 1 से 7 के बीच में 5 भी आता है। इतना लिखा तो मैं रब करूं जल्दी से। yes, sir. कर दूं रब मैं पूरा? नो। मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम a प्लस बी होगा और मिनिमम a माइनस बी या b माइनस a होगा। लिखा इतना? Yes. रुको सर। रब करूं अब इतना? हाँ सर। अच्छा, अब तुम देख के बताओ मुझे फिर से।
हमारे पास दो फोर्स हैं, एक है 6 न्यूटन, दूसरा है 10 न्यूटन। बताओ अगर इन दोनों फोर्स को अगर हम ऐड करें तो आंसर कहां से कहां तक जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स कहां से कहां तक जाएगा? 1 to 16. 4 to 16. 4 to 16. भाई न्यूटन 10 1 to 16. दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट 16 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4। 10 माइनस 6 4, तो हम बोलेंगे 4 न्यूटन से लेके 16 न्यूटन तक कुछ भी पॉसिबल है। अब बताओ 6 और 10 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 16 16 भाई कहाँ 16? अभी तो समझाया तुम्हें गधे। अभी मैंने क्या बोला, ये स्केलर है या वेक्टर है? 4 to 16. वेक्टर। तो मैंने क्या बोला, अगर एक वेक्टर 6 है दूसरा वेक्टर 10 है तो दोनों को ऐड करने में 16 नहीं मिलेगा। दोनों को ऐड करने पे रिजल्ट हम बोलेंगे 4 न्यूटन से लेके 16 न्यूटन तक कुछ भी पॉसिबल है। हम स्पेसिफिकली अभी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमें एंगल मालूम नहीं है। क्लियर हो इतना? Yes. अच्छा फिर से देखो, कितने फोर्स है हमारे पास? 2. दो फोर्स हैं, एक है 10 न्यूटन का, दूसरा 15 का। अच्छा एंगल दिया है क्या दोनों के बीच में? नहीं। No. अब मैं तुमसे बोल रहा हूं टोटल फोर्स कितना होगा? 5 to 25. 5 to 25. अब तुम बोलोगे टोटल फोर्स क्या होगा? 5 to ए 15. प्लस बी से लेके ए माइनस बी, To 25. तो 15 माइनस 10 कितना हो गया? 5 न्यूटन 5 तो to बोलोगे 25. 5 न्यूटन से लेके 25 न्यूटन तक कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन कभी तुम ऐसा बोलोगे क्या कि इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं कि 10 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन 25 देगा? हमेशा हम ऐसा बोल पाएंगे क्या? नहीं. नहीं। नहीं. अब समझ में नहीं समझ में आया? भाई हम लोग Yes. सिंपल अर्थमेटिक में क्या बोलते थे? 10 प्लस 15 क्या देगा हमेशा? 25. 25. 25। लेकिन वेक्टर के केस में जब हम 10 और 15 को ऐड करेंगे तो हम बोलेंगे जो आंसर है वो 5 to न्यूटन 25 Newton. के 5 to 25 Newton. 25 तक आ सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि 10 और 15 को हमने ऐड किया और हमारा आंसर 18 आ गया। ऐसा आ सकता ही नहीं आ सकता है? Answer. आ सकता है, क्योंकि 18 क्या है? 18 लाई कर रहा है बिटवीन 5 एंड 25। अबे आया कि नहीं समझ में इतना? हाँ सर. यस सर Sir, एक doubt. एक मिनट रुको जरा, एक क्वेश्चन ले लो फिर बता पूछना डाउट। देखो Sir, एक मिनट रुको, डायग्राम दिखा। यस सर yes. अब मैं अगर तुमसे यहां पे पूछता हूं कि इस केस में टोटल फोर्स कितना है? 14 6 न्यूटन to 14. 6 to 6 to 14. 14 क्यों बोलेंगे भैया? यहाँ पे एंगल नहीं दिख रहा तेरे को? 14 न्यूटन यहाँ पे एंगल कितना है? 0 0 degree. और एंगल अगर मुझे मालूम है तो 10 प्लस 4 कितना? तो आंसर 14 मेरा यहाँ पे आ जाएगा 14. 14 न्यूटन। अब यहाँ पे 10 प्लस 4 14 बनेगा। क्यों बनेगा? कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। फिर देखो अब मैं फिर से अगर पूछता हूं कि यहाँ पे टोटल फोर्स कितना है, अगर मैं तुम्हें पूछ रहा हूं फाइंड आउट 14 Newton. द टोटल फोर्स, तो अब तुम क्या बोलो?
6 अब न्यूटन, बताओ 14 एंगल न्यूटन। कितना है? एंगल 180 डिग्री, 180 180। और क्या लिखवाया? एंगल अगर 180 मतलब ऑपोजिट, और ऑपोजिट होगा तो आंसर मेरा क्या होगा? आंसर हो जाएगा 6 न्यूटन। 10 - 4, दैट इज कितना? 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। इतना समझ में नहीं समझ में आया? 0 होगा तो क्या होगा? दोनों ऐड होंगे। नॉर्मल 180 होगा तो दोनों क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। और अगर एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक कुछ भी पॉसिबल है। बोलो, इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हुआ। बोलो, कोई डाउट पूछ रहा था ना कोई लड़का, क्या पूछ रहा था? बोलो। कि आपने जो फॉर्मूला दिया था ना, c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो हाँ। किधर अप्लाई होता है? इधर अप्लाई होता है, वो अप्लाई करते हैं जब हम वेक्टर को ऐड करने की कोशिश करते हैं। जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वही तो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से ये चीज निकल के आई है। अब ये कैसे निकल के आई वही बता नहीं पाऊंगा मैं तुम लोगों को। क्यों नहीं बता पाऊंगा? कि तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी। वो वहीं से निकल के आता है कि थीटा अगर 0 डिग्री है तो a प्लस बी होता है, और थीटा अगर 180 होता है तो वो उस फॉर्मूले से निकल के आता है। तुम लोगों ने भी स्क्वायर रूट पढ़ा ही नहीं होगा। स्क्वायर रूट फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो जो फॉर्मूला लिखा है ना मैंने वहां पे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसी फॉर्मूले से ये दोनों रिजल्ट आते हैं। उसी फॉर्मूले से ये रिजल्ट भी आता है कि थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट क्या निकल के आता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कि cos 90 0 होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अरे तुमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो जो फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला जैसे हमने लिखा था c इक्वल्स टू अंडर रूट क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या था? 2ab cos थीटा। और ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि जब थीटा 90 डिग्री होता है तो cos 90 0 होता है। और ये टर्म अगर 0 हो जाएगी तो बचेगा केवल क्या टर्म? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया इतना? और सर ये फॉर्मूला कौन से भी एंगल के लिए यूज कर सकते हैं ना? कोई सा भी रिजल्ट होगा वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। कंडीशन क्या है? दो वेक्टर्स को हमें केवल ऐड करना है। और अभी क्लास 7th 8th में हम दो ही वेक्टर्स की बात करेंगे और ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना। हमें केवल क्या ध्यान रखना है? ये रिजल्ट होगा तो ऐड करेंगे, ये रिजल्ट हुआ तो माइनस कर देंगे। और अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम बोलेंगे a प्लस बी से लेके a माइनस बी तक। बस इतना ही तुम्हें वेक्टर में भी ध्यान रखना है। सबको क्लियर नहीं क्लियर हुआ इतना? यस सर। यस सर। तो अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे? देखो, एक तो ये इस लेक्चर को तुम लोग फिर से रिवाइज करना, और अगली क्लास में जो मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए होंगे वेक्टर्स के, हम उनको डिस्कस करेंगे। यस सर। सबको सॉफ्ट कॉपी मिल चुकी है? तो अब Yes, तुम sir. लोग क्या करना, अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज देखोगे, लेवल 1 लेवल 2 है, तो वहां पे इस तरह के कुछ वेक्टर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको अब तुम्हें सॉल्व करके देखना है। अगली क्लास में हम इनके डाउट्स लेंगे, है ना? फिर बाद में हम बात करेंगे कि इसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम दूसरा किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वेक्टर जो टॉपिक है वो देखोगे, मैथ्स में तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। क्लास 11th में जाओगे तो 6-7 लेक्चर लगते हैं, लेकिन 7th 8th जो तुम्हारी बेसिक होता है वेक्टर्स का, उसमें केवल इतनी चीजें मालूम होनी चाहिए कि वेक्टर का डायरेक्शन होता है, स्केलर का केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, वेक्टर्स को हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते। सेम होगा तो a प्लस बी होगा, ऑपोजिट होगा तो a माइनस बी होगा, और कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब है कि a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक होगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ सबको? यस। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे,
अगली क्लास में इसी चीज को हम रिवाइज कर लेंगे और इसके न्यूमेरिकल वहां पे जो मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हैं उनको वहां पे हम सॉल्व करेंगे।